हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसमें निर्माण उद्योग यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्री है उनके बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने उद्योगों के प्रकार के बारे में देखा था, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, वर्गीकरण के बारे में। उसी के साथ में हमने जो उद्योगों की स्थिति के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर है जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चा माल है, बाजार है, परिवहन है, श्रम शक्ति है, उसमें शक्ति है, ऐतिहासिक कारक है। ये सारी चीजें हमने डिटेल से डिस्कस की थी और उसमें एक औद्योगिक नीति के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने जो लोहा इस्पात उद्योग है उसके बारे में देखा था, और जो एकीकृत इस्पात संयंत्र के कारखाने थे जैसे टिस्को था, इसको था। उसी प्रकार से जो विश्वेश्वर आयरन एंड स्टील वर्क्स था उसके बारे में देखा। उसके बाद में हमने मैप देखा है कि कौन कौन से क्षेत्र में ये इनका कंसंट्रेशन है, संकेंद्रण है। ठीक है। जो विजाग है विशाखापट्टनम में आपका आंध्र प्रदेश में कोस्टल एरिया में स्थित है। ठीक है। और उसी प्रकार से जो सेलम है, ठीक है, वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। तो ये हमने देखे थे। उसके बाद में जो पर्टिकुलर मैप देखे थे हमने टिस्को के। उसके बाद में जो भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी है उसके बारे में देखे थे। ठीक है। और आज के इस सेशन में हम बेसिकली सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, ये सूती वस्त्र उद्योग भारत में परंपरागत उद्योगों में से एक है, यानी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसका एक टाइप है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में था। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि के मलमल, कैलिको, छींट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ है। पहला कारण है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। यानी जो इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ की थी। दूसरा है, भारत में कपास बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पहला तो जलवायु अच्छी है। दूसरा, यहाँ पे कपास का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है। और तीसरा, कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे हैं और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे हैं। इस प्रक्रिया में उनकी कुशलताएं पक्की हो गई। यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उनमें कुछ पैटर्न है, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। उनकी कुछ एक स्पेशलिस्टी जो स्पेशलिटी होती है हर एक इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट है उनकी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेडिशनली चल रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया था। वे कच्चे माल को मैनचेस्टर और लिवरपूल लिवरपूल स्थित अपनी मिलों में निर्यात कर देते थे। यानी जो औपनिवेशिक काल था उस समय क्या होता था कि इंडिया के यहाँ पे से भौगोलिक क्षेत्र से जो कच्चा माल मिलता था वो लिवरपूल और मैनचेस्टर में बेच देते थे, और वहां से निर्यात करके प्रोडक्शन करके यहाँ पे भारतीय मार्केट में बेचते थे। तो इसलिए उन्होंने जो जो स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग था उसको प्रमोट नहीं किया। वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत में कुटीर उद्योग की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों से बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन होता था। अब एक तरफ इंडिया में कुटीर उद्योग के माध्यम से व्यक्ति घर पे बैठ के सूत काटता है और उससे कपड़े बनाता है और वो मार्केट में बेचता है, तो उसकी लागत अधिक आएगी एज कम्पेयर टू जो ब्रिटिश है वो लिवरपूल और मैनचेस्टर से कपड़ा बना के इंडिया में मार्केट में बेचते थे। ठीक है। तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते थे। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की थी। ये इंपॉर्टेंट है। 1854 में पहली आधुनिक मिल की स्थापना मुंबई में की थी। शहर को सूती वस्त्र निर्माण के रूप में कई लाभ मिले। ठीक है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन तक ले जाई जाती थी। ठीक है। यानी जो आसपास के बेल्ट थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो महाराष्ट्र, ये गुजरात वाला रीजन है और ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, तो यहाँ से जैसे मुंबई पोर्ट है, सूरत पोर्ट है, पोरबंदर है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक है। तो ये थी इसकी मेन पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पावरलूम इंडस्ट्री है, सूती की कताई कर रहे हैं, और दूसरा है हथकरघा वस्त्र उद्योग। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग है इंडिया में, इनकी लोकेशन ऑल ओवर जो इंडिया है वहाँ पे अच्छी तरह से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो नॉर्दर्न जो एरिया है एज कम्पेयर टू उसके सदर्न एरिया में ये इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। ये देख सकते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में केवल जो यूपी के आसपास वाला बेल्ट है वहाँ पे होती है, और तीसरा बेल्ट है यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल का डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। ठीक है। इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी।
इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था और उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी उपलब्ध थी। यानी एक तो रोजगार, सॉरी, श्रमिक मिल जाते थे, और जो हिंटरलैंड से जो कपास का प्रोडक्शन होता था वो यहाँ पे लेके आते थे, वो मिल जाता था। और उसी प्रकार से कैपिटल भी मिल जाती थी, पूंजी भी मिल जाती थी। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण ये श्रमिकों के लिए एक आकर्षक केंद्र था, इसलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में अधिक श्रमिक भी आसपास में मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जा सकता था। बाद में दो मिलें शाहपुर और कोलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई। ठीक है। उसी प्रकार से 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई थी, लेकिन देश विभाजन के बाद भूदृश्य बदल गया। इस उद्योग को एक बड़ा प्रतिसरण झेलना पड़ा। वो क्या झेलना पड़ा, हमने प्रीवियस सेशन में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो इसकी अच्छी गुणवत्ता वाला जो कपास उत्पादक क्षेत्र था वो अधिकांशतः पश्चिमी पाकिस्तान, यानी प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान है वहां पे चला गया था। और भारत में 409 मिलें और केवल 29% कपास का उत्पादक क्षेत्र रह गया था। ठीक है। यानी ये सिनेरियो बचा था कि केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र बचा था, बाकी पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जूट से संबंधित क्षेत्र था वो चला गया, और हमारे पास में जूट प्रोडक्शन की मशीनें बची थी और सीमित क्षेत्र बचा था। ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे पुनर्स्थापना की स्थिति आई और अंततः उद्योग फिर से विकसित हो गया। ठीक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टर में बांटा गया है, एक है संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। अब विकेंद्रित क्षेत्र के अंतर्गत हथकरघा यानी खादी सहित और विद्युत कर्मों से उत्पादित कपड़ा आता है। संगठित क्षेत्र के उत्पादों में तेजी से कमी आई है। 20वीं शताब्दी के मध्य 81% से घटकर 2000 में केवल 6% रह गया है। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत कर्मों द्वारा उत्पादित किया जाता है, नहीं यानी अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। वो कौन सा विद्युत कर्मों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कुटीर उद्योग। ठीक है। तो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट है, कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में घटता नहीं है, और अन्य कारक जैसे कर्मों को चलाने के लिए शक्ति, श्रम, पूंजी, बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। यानी मार्केट के पास में होगा तो ये आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है। वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और बाजार ही यह निश्चय करता है कि किस प्रकार के कपड़ों का उत्पादन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न इंडिया में यदि कोई मिल होगी तो उसमें जो सूती वस्त्र से संबंधित कपड़े हैं उनका जो नेचर होगा वो अलग होगा एज कम्पेयर टू सदर्न इंडिया। तैयार माल के बाजार में अत्यधिक भिन्नता मिलती है, अतएव तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यानी जो एक तो प्योर मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है तो इसको मार्केट के निकट ही स्थापित करें, कि वैसा मार्केट से जैसे प्रोडक्शन हुआ, फर्म से प्रोडक्शन हुआ तो मार्केट में ले जाके बेच दिया। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल स्थापित के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ी है। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योगों को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया है, क्योंकि ब्रिटेन में बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों के उपयोग में लाने का आह्वान किया गया था। यानी जो स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है। स्वदेशी का मतलब है कि अपने देश में अपनी धरती पर जो चीजें बनी हैं, प्रोडक्ट बने हैं, उनका यूज करो। ठीक है। बाहर की चीजों को अवॉइड करो। एक तो वो हमारे ऊपर मतलब शासन कर रहे हैं पॉलिटिकली, सोशली, ठीक है, और कल्चरली, और दूसरा हम उन्हीं के बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीद कर पहने, ठीक है, तो यूज करें, तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है। इसी वजह से 1921 के बाद में रेल मार्गों के विकास के साथ ही पूरे दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर अतिरिक्त सोलापुर, वडोदरा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। पतन की सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलों की स्थापना हुई। ठीक है, यानी ये धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया में। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर सूती वस्त्र मिलों की अवस्थिति में भी सहयोग मिला। तमिलनाडु में इस उद्योग के तेजी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति का उपलब्ध हो जाता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादन क्षेत्रों से दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब श्रम लागत कम मिलती है, मतलब कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे स्थापित किए गए हैं।
इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य जहां एक या एक से अधिक अनुकूलित अवस्थिति कारक विद्यमान थे, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। यानी या तो मार्केट मिलता हो, या श्रम मिलता हो, या कैपिटल मिलती हो, ठीक है, पूंजी मिलती हो। इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार अथवा सस्ते स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवाड़ी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र है। यह सभी केंद्र परंपरागत केंद्र हैं और कपास उत्पादन क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती उत्पादक राज्य है। यानी जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी क्यों है, अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल है। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य का सबसे अधिक मिलों और उनमें से अधिकांश कपड़ा न बनकर सूती वस्त्र सूत का उत्पादन करता है। यानी जो कपास खेत से निकाला और उसको एक धागे में पिरो दिया, ठीक है, तो ये काम तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी है। कोयम्बटूर, जहाँ तमिलनाडु की लगभग आधे से अधिक मिलों की अवस्थिति होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, थंजावुर, रामनाथपुरम और सेलम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र है। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों कपास के उत्पादन क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। यानी उत्तरी पूर्वी भाग कौन से हैं कर्नाटका के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैप है, तो ये कर्नाटका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके उत्तरी पूर्वी भागों में यानी जो कपास का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जहाँ देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूर, बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में स्थित है। वहाँ अधिकांश कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ जैसे अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। पश्चिमी बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित है, यानी जो हुगली रिवर का क्षेत्र है, जो रिवर बेसिन है वहाँ पे स्थित है। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता, श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सूती कपड़ों के उत्पादन में लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। सूती कपड़ों को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की और कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको, और जैसे समस्याएं कौन कौन सी, एक तो ये सिंथेटिक फाइबर वाले जो कपड़े बनते हैं इनका कंपटीशन हो रहा है, और अभी जो लोकल लेवल है वहाँ पर भी कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और एक तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, जो फॉरेन ब्रांड है, ठीक है, वो इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। दूसरा जो कल्चरल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें, सोशल कल्चरल फैक्टर कैसे कि जो कपड़ों का जो क्या बोलते हैं, जो आकार प्रकार या रूप है, डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है, तो इस वजह से। नेक्स्ट है चीनी उद्योग, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। चीनी उद्योग, इंडिया में चीनी उद्योग के बारे में क्या क्या बातें हैं एक बार इनको देख लेते हैं, ठीक है। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। पहला कौन सा था, सूती वस्त्र उद्योग। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खंड सारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसम आधारित उद्योग है, यानी सीजनल बेस पे है, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक आधार पर उद्योगों का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई थी, और इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। 1950-51 में 139 कारखाने प्रचलन में थे, 2011 में बढ़कर ये 662 हो गए हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये चीनी उद्योग का विस्तार लार्ज स्केल पर हुआ है। अब उद्योगों की अवस्थिति, अब उद्योगों की अवस्थिति के आधार पर जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है गन्ना, एक बार हरास वाली फसल है, ठीक है, गन्ना है जो बार हरास वाली फसल है। उसी प्रकार से चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच में रहता है। यानी हम 100 किलो गन्ना काट के खेत से लाएंगे और उसको फर्म में उसकी शुगर बनाएंगे या चीनी बनाएंगे, तो उससे केवल 9 से 12 kg तक का प्रोडक्शन होगा। बाकी जो 85 to 90 जो परसेंट जो पोर्शन है वो कचरे में चला जाता है, ठीक है, तो इस वजह से ये बाहर ह्रास वाला है। जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, खेत में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। यानी गन्ना काट के खेत में यदि 5 घंटे रख दिया तो उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी। ये काट के हाथों हाथ हम किसी फर्म में ले जाएं तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो चीनी मिलें होती है वो बेसिकली प्रोडक्शन क्षेत्र के पास में स्थापित होती है।
गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो इससे अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है। अतः इस प्रदेश में अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट है। ठीक है। महाराष्ट्र में देश के महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ है। देश में कुल चीनी उत्पादन में के एक तिहाई से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं जो एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इसमें 87 मिलें सहकारी सेक्टर में है। ठीक है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र से संबंधित है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है चीनी इंडस्ट्री के बारे में। जैसे चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। चीनी उद्योग की दो पेटियां गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश में मुख्यतः चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच है। ठीक है। तो ये लोकेशन है बेसिकली यहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेलोर, तिरुमलई और विलुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। कर्नाटक में बेलगावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्यतः चीनी उत्पादक जिले हैं। यहाँ चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निजामाबाद जिले और मेडक जिले में वितरित है। यानी जो तमिलनाडु का जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो बेसिकली इन रीजन में फैला हुआ है। नेक्स्ट है बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सॉरी बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे जो लो लेवल पर जो चीनी उद्योग है उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फर, सिवान, दरभंगा, गया। ठीक है। गन्ना उत्पादक के मुख्य क्षेत्र है। यानी बिहार में कौन कौन से क्षेत्र है। ठीक है। एक मिनट यहाँ पे जो मैप है इसको देखते हैं। तो बिहार का ये सदर्न वाला पोर्शन है। यहाँ पे गन्ना उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पंजाब का सापेक्षिक महत्व कम हो गया है, यद्यपि गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर अभी प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है। ठीक है। हरियाणा में चीनी मिलें यमुनानगर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रो कर रही है। यहाँ चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली और वालसाद एवं भावनगर जिले में गन्ना उत्पादन क्षेत्र स्थित है। ठीक है। अब इस चैप्टर में तो हमने चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा है कि गन्ने का एक्चुअली में जो इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन से रीजन में फैली हुई है। लेकिन इससे प्रीवियस हमने एग्रीकल्चरल वाला पोर्शन पढ़ा था, यानी चैप्टर नंबर 5th है। मैं भी चैप्टर नंबर 5th में हमने एग्रीकल्चरल सिनेरियो पढ़ा था इंडिया का। उसमें हमने गन्ना उत्पादन क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और गन्ने के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि दक्षिणी भारत में गन्ने का एरिया कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उत्तरी भारत में एरिया ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम होता है। उनका कारण क्या है, क्लाइमेटिक कारण पढ़ा था हमने। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप उस चैप्टर से देखिए। ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है। अब पेट्रो रसायन उद्योग में है कि उद्योग का यह है वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ गई कि पूरा करना कठिन हो गया। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। अपरिष्कृत पेट्रोल में कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चे माल का माल उपलब्ध करवाती है। यानी जब हम रिफाइनरी में जो अपरिष्कृत तेल को लेके आते हैं, ठीक है, कच्चे तेल को, उसको पेट्रोल और डीजल में कैटेगरी करने के बाद में जो सह उत्पाद बचते हैं वो किसी दूसरे उद्योग के कच्चे माल के रूप में वो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये, इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जानते हैं। उद्योग के इस वर्ग को चार प्रमुख क्षेत्र में उप वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला मिलता है पॉलीमर, हमें मिलता है। उसके बाद में कृत्रिम रेशा हमें मिलता है। उसी प्रकार से इलेस्टोमर्स मिलता है और पृष्ठ संक्रिय, ठीक है, यानी सरफेसेंट इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है। तो ये चार सह उत्पाद है जिसकी वजह से अलग इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशे से जो धागे बनते हैं पतंगों के, ठीक है, इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कृत्रिम रेशे से बनते हैं। नेक्स्ट है मुंबई सेल रसायन उद्योग का केंद्र है। मुंबई सेल रसायन उद्योग का केंद्र है। पटाखों के उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश में है। जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात में है। नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया, ठीक है, महाराष्ट्र में है। हल्दिया पश्चिमी बंगाल में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। रसायन और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत तीन संस्थाएं कार्यरत है। पहली है
भारतीय पेट्रो रसायन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईपीसीएल सार्वजनिक सेक्टर में आती है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशों और रेशों से बने संक्रियक यानी इंटरमीडिएट है, उनके निर्माण और वितरण करता है। दूसरा है पेट्रोकेमिकल कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी दूसरा कौन सा, पेट्रोकेमिकल कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो भारत सरकार व बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यानी एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें पार्टिसिपेट है और दूसरा जो सहकारी संस्थाएं हैं वो दोनों मिलकर इसको चलाती है। ये पॉलिएस्टर, तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन करता है। गुजरात स्थित वडोदरा और नवसारी संयंत्रों में करता है। तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी तीन ब्रांच है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड NOCIL यानी नेफ्था बोलते हैं, नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग है। यानी नेफ्था नहीं, ये नेफ्था आधारित है, मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग है। इसके बाद अन्य कई कंपनियां बनी हैं जैसे मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी, ठीक है, और रिसरा में इसके संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक है। लगभग 75% इकाइयां लघु पैमाने पर सेक्टर है, यानी जो स्मॉल स्केल पर स्थित है। और नेक्स्ट है, यह उद्योग पुनः चक्रित यानी रिसाइकल प्लास्टिक का प्रयोग करता है, जो पूरा उत्पादन लगभग 30% है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके जो मेन तीन फर्म है। ठीक है, पहली हमने पढ़ी भारतीय पेट्रो रसायन कॉर्पोरेशन, भारतीय पेट्रो रसायन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा हमने बेसिकली कौन सा पढ़ा, पेट्रोकेमिकल कोऑपरेटिव लिमिटेड। और तीसरा पढ़ा हमने, तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन फर्म है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लेष तंतु है का अपनी मजबूती और टिकाऊपन, प्रक्षालनता धोने पर न सिकुड़ने के गुणों के कारण इनका व्यापक रूप से कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्रों कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर और उधना में लगाए गए हैं। कोटा और वडोदरा में एक्री एक्रिलिक के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, एक्रिलिक के कपड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोटा और वडोदरा में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यद्यपि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक अपृथक्करणीय वस्तु बन चुकी है और हमारे रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण ये हमारे पर्यावरण का एक बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। यानी हम प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन प्लास्टिक को फेंकने के बाद में वो आसानी से गलता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इस वजह से वो लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट में बना रहता है और हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? यानी आसानी से डिग्रेडेबल नहीं होता है, तो ये किसी वाटर बॉडी में चला जाता है तो वहाँ पे जो जलीय जीव जंतु है उनको प्रभावित करता है, सतह पर रहता है तो लैंड डिग्रेडेशन करता है, मृदा जो फर्टिलिटी है उसको कमजोर करता है। उसी प्रकार से जीव जंतु इसका उपभोग कर लेते हैं तो उनके प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो अभी आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम ज्ञान आधारित उद्योग को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फ्यूचर अपडेट्स है, जो कोई नोटिफिकेशन है एग्जाम के रिगार्डिंग और जियोग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित, उनको उन वो आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।